दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में और हमने यहाँ पे 4 डायनेस्टी देखी थी। ठीक है, 4 डायनेस्टी पढ़ी थी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमने उस समय चर्चा नहीं की थी। आज की क्लास में हम जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब एंट्री करते हैं मगध साम्राज्य पे, ठीक है, जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य में हमने देखा था लगातार 3 डायनेस्टी आती हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद जो आता है वो है मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है मगध पे शासन करता है। तो हम देखेंगे जो मगध के राजा घनानंद को पराजित किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं और किस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है मगध साम्राज्य पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हमने मगध साम्राज्य पढ़ा था, उसके बाद हमने सिकंदर का आक्रमण पढ़ा, भारत पर सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था दोस्तों, आप सभी को याद होगा सिकंदर का जब हमने आक्रमण पढ़ा था अब इससे पिछली वाली क्लास में, तो उस समय जो थे मगध के यानी कि मगध साम्राज्य के शासक कौन थे, राजा कौन थे? तो घनानंद थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो घनानंद थे। ठीक है, जो घनानंद जब अंतिम शासक यानी कि मगध साम्राज्य पे इनका जब शासन चल रहा होता है, उस दौर में जब सिकंदर यानी कि भारत पे अटैक करता है और भारत विजय के अभियान पे, और मगध साम्राज्य पे जब अटैक करने की योजना बनाई जाती है, उस समय जो की रणनीति होती है मगध साम्राज्य पे अटैक करने की, परंतु सिकंदर जो होता है अटैक नहीं कर पाता मगध साम्राज्य पे, और वो जो होती है उसकी सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और वो अंततः उसे खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ता है। हमने यहाँ तक तो रिवाइज कर लिया कि मगध साम्राज्य पे सिकंदर जो होता है अटैक करने को योजना बनाता है, परंतु कर नहीं पाता। उस समय यहाँ का शासक होता है घनानंद। ठीक है, और तक्षशिला के मंत्री यानी कि राजा होते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, उस समय जब चाणक्य जो होते हैं घनानंद के पास आते हैं मगध में, घनानंद के पास आते हैं मगध साम्राज्य में सिकंदर के बारे में सलाह मशवरा यानी कि विमर्श करने, कोई रणनीति योजना बनाने, परंतु घनानंद जो होता है काफी क्रूर शासक होने के कारण जो होता है चाणक्य की बात पे अमल नहीं करता और उसकी जो होती है भरे सभा में बेइज्जती कर देता है और अपने दरबार से उसे फेंकवा देता है। ठीक है, जब चाणक्य की बेइज्जती हो जाती है यानी विष्णुगुप्त की बेइज्जती मगध साम्राज्य में हो जाती है घनानंद के दरबार में, तो वो क्या होते हैं वहां से चले जाते हैं और एक प्रतिशोध की भावना लेके जाते हैं कि मैं इसे प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा, तब तक प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक जो मैं अपनी शिखाओं को बांधूंगा नहीं। जब ये इनके जो दरबारी होते हैं घनानंद के, जब उन्हें धक्का मार के बाहर निकालते हैं, तो इतिहासकारों का मानना है कि उनकी जो शिखाएं होती है खुल जाती हैं और उनकी शिखाएं तब तक खुली रहती हैं जब तक घनानंद को वो पराजित नहीं कर देते और मौर्य वंश की स्थापना इस पे नहीं हो जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक चाणक्य जो है अपने प्रतिशोध का बदला नहीं ले लेंगे किससे, घनानंद से, तब तक जो है अपनी शिखाओं को बांधेंगे नहीं। ठीक है, इतिहासकारों को कई स्रोतों का मानना है। ठीक है, ये तो बात हो गई, हमने इसकी बेसिक जानकारी ली कि मगध पे उस समय नंद वंश का शासक था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है किस तरीके से होती है, क्या कारण होता है, जो मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पे जब अपना शासन जमाएंगे और किस तरीके से अपने सत्ता को हाथ में लेते हैं और घनानंद को पराजित करते हैं, क्या मुख्य कारण होते हैं। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किस कारण से घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और कैसे अपने मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वजह क्या होती है कि ये जो होते हैं इसके जो चाणक्य होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य कह लो। ठीक है, वो जो होते हैं प्रतिशोध की भावना में अपने प्रिय शिष्य और प्रिय शिष्य की सहायता लेके जो होते हैं मगध के राजा घनानंद को पराजित करते हैं और जो होते हैं अपने वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसे
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे यहाँ पे। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है मौर्य डायनेस्टी जो आएगी, जब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो होता है बिंदुसार, ठीक है, इसका पुत्र अशोक। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ हम बिंदुसार तक ही पढ़ेंगे क्योंकि अशोक के बारे में, इसके बारे में कलिंग युद्ध को देखेंगे, इसके शिलालेखों को देखेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजों पे इसकी चर्चा करेंगे विषय पे, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे हम। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जिसने मगध के सम्राट घनानंद, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया उस समय जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण करता है उस समय जो होता है मगध के शासक घनानंद होते हैं, और घनानंद से विचार विमर्श करने उस समय कौन आता है तक्षशिला से, तो चाणक्य, चाणक्य का उर्फ दूसरा नाम यानी कि विष्णुगुप्त आते हैं सलाह विमर्श करने। परंतु घनानंद जो होता है उनकी बातों से सहमत नहीं होता और उनकी जो होती है भरी सभा में बेइज्जती करता है, तिरस्कार करता है। ठीक है, और उनको जो है अपनी दरबार से बेदखल यानी कि बाहर की तरफ रास्ता दिखा देता है। ठीक है, इसी की प्रतिशोध की भावना में जो होते हैं चाणक्य गुरु वो क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, और ये दोनों जो थे गुरु और शिष्य जो होते हैं अपनी नई सेना तैयार करते हैं और क्या करते हैं मगध पर अटैक करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सम्राट घनानंद को पराजित कर खुद सत्ता पर यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है मगध पे। ठीक है, कब 321 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि अपने गुरु है चाणक्य की सहायता से मगध पे आक्रमण करके और विजय खुद प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन चंद्रगुप्त को साधारण गरीब परिवार, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने गरीब नहीं लिखा, गरीब परिवार का बताया है। ठीक है, कई इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, वो किसी राजा या शासक कुल के नहीं थे, वो काफी गरीब और एक साधारण परिवार के बालक थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इनका लालन पालन मोर पकड़ने वाले जाति में हुआ था। ठीक है, चाणक्य ने उसे तक्षशिला के महाविश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सैन्य शिक्षा भी दिलाई, जिसमें चंद्रगुप्त सैन्य कलाओं में निपुण हो गया। ठीक है, इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जीवन की धारा को एक नई दिशा दी, यानी कि जीवन की धारा को एक नई दिशा में परिवर्तित कर देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एक आम भाषा में दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक साधारण और गरीब परिवार के थे। कई इतिहासकारों का मानना है, कई साक्ष्यों का मानना है कि ये जो थे काफी साधारण और गरीब परिवार के बालक थे। ठीक है, बाल अवस्था में कई बालकों के साथ जब ये एक नाटक खेल रहे थे उस दौरान चंद्रगुप्त चाणक्य, गुरु चाणक्य की नजर जो होती है चंद्रगुप्त पे पड़ती है। ठीक है, और चंद्रगुप्त में उन्हें राजा बनने के प्रभावशाली गुण नजर आते हैं, जिससे क्या होता है चाणक्य गुरु जो होते हैं काफी प्रभावित होते हैं इस बालक से, और इस बालक को अपने गुरुकुल यानी कि तक्षशिला के महाविद्यालय में शिक्षा दीक्षा के लिए प्रवेश करने के लिए आज्ञा ले लेते हैं। ठीक है, किनसे, तो जो इनके साथी संगति होते हैं, इनके जो मोर पकड़ने वाले परिवार होते हैं उनसे। ठीक है, और ये शिक्षा दीक्षा के लिए प्रस्थान कर देते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, कई शिक्षाएं के साथ इन्हें जैसे कि अनुशासन शिक्षाएं और व्यवहारिक शिक्षाएं, सैन्य शिक्षाएं, ठीक है, मतलब हर तरीके की शिक्षाएं इन्हें प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त सैन्य कलाओं में निपुण हो जाते हैं, शिक्षा के साथ सैन्य शिक्षाएं भी दिलाई जाती है, जिससे चंद्रगुप्त सैन्य कलाओं में निपुण आते हैं। ये क्या होते हैं, सैन्य कलाओं में इतने माहिर और इतने निपुण हो जाते हैं हर कलाओं में शिक्षाओं को प्राप्त करके। ठीक है, इस तरीके से गुरु चाणक्य जो होते हैं इनकी जीवन की धारा को एक नई दिशा देते हैं, और ये जो होते हैं इनके जीवन में काफी बड़ा बदलाव आता है। जो ये बचपन की अवस्था में थे उससे उभर कर एक सम्राट की अवस्था में जो होते हैं बिखरते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जीवन की धारा को एक नई दिशा दी। ठीक है, एक नए सम्राट के रूप में आप अब इन्हें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो कि मौर्य एम्पायर का संस्थापक बनता आगे जाकर। ठीक है,
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इनको यहाँ पे शिक्षा की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इनके बाल अवस्था को आपने देखा। अब आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, यानी कि ये वही सेल्यूकस निकेटर होता है दोस्तों। जब हमने सिकंदर आक्रमण के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि उसका एक सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर के जीते हुए जितने भी प्रांत थे, ठीक है दोस्तों, सिकंदर के जीते हुए जितने भी प्रांत थे, जब वो सिकंदर अपने देश वापस लौटता है तो क्या करता है सेल्यूकस निकेटर, यानी कि उसका जो स्थल सेनापति होता है उसको ये यहाँ पे छोड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका शासन व्यवस्था यानी कि कौन चलाता है उन सब एरिया पे, उन सब प्रांतों पे किसका कब्जा हो जाता है? तो सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। उसकी शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है? तो सेल्यूकस निकेटर की। कई सालों तक यानी कि 1-2 सालों तक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में आपसी संघर्ष और युद्ध के कई कारण होते हैं, परंतु इसका अंत में यही निचोड़ निकलता है दोस्तों कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं 500 हाथियों की विशाल सेना जो होती है वो किसे दे देते हैं? सेल्यूकस निकेटर को दे देते हैं, ठीक है। बदले में जब वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है तो ये क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथियों की विशाल सेना सेल्यूकस निकेटर को दे देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर के पास जितने भी प्रांत होते हैं उनमें से 4 प्रांत वो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट कर देता है, ठीक है। वो प्रांत कौन कौन से हम यहाँ देखेंगे? हेरात, कंधार, मकरान, काबुल आदि वो प्रदान कर देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लिया आपने 4 थे। यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से होता है, ठीक है। उसकी पुत्री का नाम क्या होता है? हेलेना, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हेलेना होता है, ठीक है। हेलेना से हुआ था। इसके बदले में मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथियों की विशाल सेना दी और सेल्यूकस ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दान किए, ठीक है। कौन कौन से थे? हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, ठीक है। ये 4 प्रांत थे जिसपे आप किसका अधिकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, ठीक है। अब देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म से प्रभावित था और जैन धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म से काफी प्रभावित था, ठीक है। इसके शासन काल में प्रथम जैन संगति भी हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। हमने जैन धर्म भी पढ़ा था दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होती है। और कहाँ पे होती है? तो ये पाटलिपुत्र में होती है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये होती है पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये जो था इसका काफी प्रभावित होता है जैन धर्म से। अब हम देखेंगे इसकी मृत्यु के बारे में। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो होती है 257 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, ठीक है, की गुफाओं में उनके आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के मार्गदर्शन पे हुई थी, ठीक है। इनके गुरु थे, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है तो इनके गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु जो थे इनके गुरु थे जो कि जैन धर्म से संबंधित है और जो ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे जो इनका हमेशा मार्गदर्शन करते थे। किस बेस पे? तो जैन धर्म के अनुशासन और पालन व्यवस्था पे, ठीक है। तो ये जो होते हैं 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला, ठीक है। उसकी पहाड़ियों में और गुफाओं में उनके आध्यात्मिक गुरु के साथ भद्रबाहु के मार्गदर्शन पे हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है? तो 297 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु तो 297 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र आता है, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या होता है? तो बिंदुसार होता है, ठीक है। ये वो वाला बिंबिसार नहीं दोस्तों जो अगर आप समझ रहे कि जब मगध डायनेस्टी हमने पढ़ी थी जिसमें हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, तो ये वाला बिंबिसार नहीं है। इनके पुत्र थे, उनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का कार्यकाल देखेंगे हम 297 से 273 ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में लगभग 27 वर्षों तक ये राज करते हैं, ठीक है। कितने वर्षों तक बिंदुसार राज करते हैं?
तो 27 वर्षों तक राज करते हैं, ठीक है, मगध साम्राज्य पे अपने, ठीक है, मौर्य वंश के शासक के रूप में। इसके बाद जो इनके पुत्र आते हैं अशोक, अशोक के बारे में काफी सारी विषय पे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। जैसे अशोक का हृदय का परिवर्तन हुआ, अशोक के शिलालेख, ठीक है, स्तंभ के बारे में हम सब जानेंगे, ठीक है। एक अलग और खास टॉपिक के रूप में हम इसे देखेंगे, जिसमें सिर्फ हम अशोक के विषय पे ही चर्चा करेंगे। अशोक से रिलेटेड सारे MCQ क्वेश्चन को देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक के एग्जाम में, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि मगध साम्राज्य में किस तरीके से घनानंद को पराजित करता है, कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे होता है, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से होता है। बदले में क्या देता है चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें, तो 500 हाथियों की सेना देता है, और उसके बदले में दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के जीते हुए प्रांत थे जिसपे वो अभी तक शासन व्यवस्था अपनी चला रहा था, वो 4 प्रांत इसको देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा हेरत, कंधार, मकरान और काबुल आदि देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम, यानी कि मौर्य जो डायनेस्टी थी उसका विस्तार कहाँ तक था, हमने पढ़ा था दोस्तों मगध साम्राज्य का विस्तार। मगध का विस्तार जो था काफी विशाल रूप में था और काफी शक्तिशाली रूप में था। भौगोलिक रूप से क्षेत्र से देखा जाए तो मगध साम्राज्य काफी विशाल और बड़ा साम्राज्य था, यानी, ठीक है। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्य डायनेस्टी मगध पे कब्जा करती है और मगध पे अपना सत्ता स्थापित कर देती है, तब इसका विस्तार कहां से कहां तक फैल जाता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का वास्तविक साम्राज्य का विस्तार कितना था, तो आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए भारत के यहाँ से विस्तार कितना था, तो उत्तर पश्चिम में मान लीजिए ये अपना भारत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये भारत का ये वाला एरिया हो गया पश्चिम वाला, ठीक है। उत्तर पश्चिम में ईरान से, ईरान से पूरब में बंगाल, यानी कि पूरब में आप बंगाल तक चले जाइए, और उत्तर में कश्मीर, ठीक है, से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य था कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। और जो मौर्य डायनेस्टी पे लगातार जो होते हैं इसके वंश जो होते हैं शासन करते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब मगध साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था तो मगध साम्राज्य को देखा था विशाल रूप में, ये भी विख्यात था लेकिन एक थोड़ी सीमित रूप में था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य जब आता है तो जो होता है ये अपने अलग ही रूप में उभर के आता है और एक काफी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में ये सामने आता है, विख्यात होता है, ठीक है। अभी आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से जान लिया, सारी चीजों को देखा। यहाँ पे आपने देखा इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु कौन थे, तो विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है। चाणक्य इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, जो इन्हें इनका मार्गदर्शन करते थे। और इनके गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने मिलकर जो थी एक विशाल सेना तैयार की थी, जिसके रूप में ये युद्ध में डटकर मुकाबला करते थे और जो कि युद्ध में पराजित कर देते थे। किसको पराजित किया था इन्होंने, तो मगध साम्राज्य को, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, चाणक्य जो थे विष्णुगुप्त सिकंदर की सेना में इन्हें अंधविश्वास फैलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण जो था सिकंदर जो था व्यास नदी को पार न कर सका और अपने देश की तरफ बाहर वापस लौट गया। किसका मुख्य कारण, किसकी भूमिका थी मुख्य इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य के शिष्य थे, और चाणक्य दोनों गुरु और शिष्य ने मिलकर जो योजना बनाई थी, जिसके कारण जो सिकंदर जो था वो भारत के अंदर एंट्री नहीं कर सका, तो मगध साम्राज्य पे जो है अपनी जीत हासिल नहीं कर सका और इन्हें पराजित नहीं कर सका। और ये एक अंधविश्वास फैलाएगा, जिसके कारण जो सिकंदर होता है वो जो होता है वापिस अपने देश लौटने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। अंधविश्वास किस तरीके का फैलाया था, हमने सिकंदर भारत के आक्रमण में पढ़ा ही था दोस्तों कि देवों की भूमि है और व्यास नदी जो थी उस समय बाढ़ से इतनी भरी हुई थी जिसको पार करना सक्षम नहीं था। इस तरह के काफी जो थे शोध थे, जैसे मगध के पास विशाल हाथी सेना है, इस तरीके काफी जो अफवाहें थी उसे फैलाने का काम किसने किया था, चाणक्य ने और इसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। उसमें भी ये सफल हुए, इनकी पहली योजना थी सिकंदर को भगाने में, उसमें भी सफल हो गए। बाद में इन्होंने मगध साम्राज्य पे घनानंद को पराजित करके अपनी
सत्ता हासिल कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।